नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और आज मैं कानपुर नगर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हूँ। तमाम उम्मीदवारों से मिलने का, उनके मुद्दों को जानने का हमारा सिलसिला जारी है। मेरे साथ सीसामऊ विधानसभा की बसपा उम्मीदवार रजनीश तिवारी मेरे साथ हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर बसपा इस समय प्रचार से बाहर क्यों है। रजनीश जी, सबसे पहले ये बताइए, ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार एकदम चरम पे पहुँच गया उत्तर प्रदेश में और बसपा प्रचार में ही नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि मतदान होने से पहले और फैसला आने से पहले ही आप लोग हार मान चुके हैं। असल में आपको बताएं, बसपा प्रचार में भले नहीं दिख रही है, आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन जनता, पहली बात तो बसपा का जो संगठन है, बहन जी सत्ता में हो तो संगठन का काम निरंतर चला करता है और बूथ स्तर तक का सेक्टर, मतलब सेक्टर बूथ तक का संगठन हमेशा मजबूत रहता है। और आज सत्ता में नहीं भी है तब भी वो संगठन मजबूत है। बसपा को एक विश्वास है कि बसपा का एक अपना जो कैडर वोट है वो बसपा के साथ है। फिर आज की तारीख में जो सरकार की, ये मौजूदा सरकार की उपलब्धियां हैं, करने में बिल्कुल नकारा साबित हुई है, तो जनता इससे बिल्कुल नाराज है। और बहन जी को देख रही है जनता खुद कि लाइन आर्डर और सारी चीज़ें बहन जी के सरकार में अच्छी रही थी। सोचने की बात है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि बसपा के कैंडिडेट अच्छी स्थिति में होकर जीत के आएंगे। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, जबकि चुनाव की सरगर्मियां इतनी तेज हैं, बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी है, समाजवादी पार्टी लगी हुई है, एग्रेसिव कैंपेन पहुंच गया। एक तरफ बीजेपी अपना हिंदू मुस्लिम लेके चल रही है, समाजवादी पार्टी रोजगार, किसान, तमाम मुद्दों को लेके जो एक एग्रेसिव कैंपेन लग रहा है, ऐसे में मायावती चुप क्यों है? आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल का परिणाम था, बीजेपी ने तो पूरे देश के सारे नेताओं को लगा दिया था और लगाने के बाद में क्या स्थिति हुई, सब लोगों ने परिणाम देखे। तो प्रदेश में भी काम, वहाँ जो ममता जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो वहाँ पे काम किया था तो जनता ने उनको काम पे बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी की जो ये जुमलेबाजी, जो ये लफाजी होती है, ये लफाजी में जनता ने वहाँ की नकार दिया। वैसे ही उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ इस सरकार का केवल हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को नहीं कि आपका मंदिर और मस्जिद के मामले से क्या लोगों का पेट भर लेंगे, लोगों को नहीं, क्या आवाज़ दे देंगे, नहीं। ऐसी महामारी आई, इस महामारी में सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा, आम जनता ने देखा। इसी की जगह बहन जी का शासन रहा जब, तो जनता चाह रही है कि बहन जी इस बार आए। बहन जी जनता का मूड जान रही है और इसलिए हो अल्लाह बसपा में कभी नहीं मचाया गया। आपने चाहे 7 से 12 की गवर्नमेंट रही हो, तब भी आप लोगों ने देखा होगा, हो अल्लाह बसपा की सरकार ज़्यादा इनकी देर नहीं मचाती, उसका मजबूत वोटर है और जनता उनके इतने कार्यकाल को देख चुकी, इसलिए बहन जी कोई ज़्यादा हो अल्लाह वाला नहीं। आगे भी समय आ रहा है, चुनाव में जो बहन जी का स्टार प्रचारक है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जो स्टार प्रचारक, जो और लोग भी हैं, उन सबको बहन जी अभी उतारेंगे, सभी क्षेत्रों में जाएंगे। बिल्कुल, अभी आपने ममता बनर्जी का उदाहरण दिया, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। बस मायावती क्यों चुप है? विरोधी आरोप लगाते हैं कि कुछ डर गई हैं, बीजेपी ने उनको जांच का, सीबीआई का भय दिखा दिया है, तो कैंपेन में लड़ती हुई नहीं दिख रही हैं। शायद इस वजह से जब हम जब फील्ड में जाते हैं, देखते हैं बसपा कार्यकर्ताओं में भी वो जोश, वो ऊर्जा, क्योंकि जब लीडरशिप शांत हो, ऐसा लगता है कहीं वो दबाव में है क्या? नहीं, दबाव में बहन जी कभी नहीं रहती है। बहन जी दबाव किसी का मानती नहीं है और ऊट पटांग बातों पे बयानबाजी करती नहीं है। वो केवल जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं, चिल्लाने को तो खूब आप चिल्लाते रहिए, लेकिन बहन जी क्या किसी दबाव में है, ना किसी के उसमें है। पूर्णतया वो अपने स्वच्छंद है और उनका कोई ऐसा गलत रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई गलत उन्होंने घोटाले किए नहीं, घपले किए नहीं, तो इसलिए उनको किसी बात का डर नहीं है। चलिए रजनीश जी, ये तो हुई लीडरशिप की बात। अब ये बताइए, एज ए विधायक, एज ए कैंडिडेट आप यहाँ पे लड़ रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो आपके एमएलए हैं इरफान सोलंकी, पब्लिक में भी अच्छी इमेज है, 2 बार एमएलए रहे हैं, पब्लिक में बहुत आते जाते रहे, एक समाजवादी पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी उनके साथ है। तो इसमें एक सपा का विधायक हो गए, बीजेपी के कैंडिडेट हो गए, किसके साथ अपनी टक्कर मान रहे हैं? देखिए, टक्कर तो मेरे साथ हमारी किसी से नहीं है।
मैं स्वयं हमसे लोग टक्कर ले रहे हैं। पहली बात तो मैं इस क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, इसी विधानसभा में, और इसी विधानसभा में बड़ा हुआ हूँ, खेला कूदा हूँ। उसके अलावा हमारी टक्कर का मतलब ये जो अभी तक इरफान जीतते रहे हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, इनकी ऐसी कुछ स्थिति नहीं है कि आधा हिंदू आधा मुस्लिम है। जैसे 65-70 हज़ार यहाँ ब्राह्मण मतदाता है, 35 से 40 हज़ार दलित मतदाता है, और 90 से 95 हज़ार मुस्लिम है, और बाकी अदर जातियाँ हैं। तो इन जातियों को यहाँ अन्य जातियों के 3-3, 4-4 लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं पिछली बार लड़ा 2002 में 3 ब्राह्मण लड़े, तो ब्राह्मणों को आपस में बट गया, मुस्लिम एक तरफा हो गए। अब की बार मुस्लिम में भी ज़्यादा है और यहाँ कोई ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं। मैं इस क्षेत्र में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और दलित मेरे साथ बसपा का हाई है कैडर रोड। तो इस नाते मेरी यहाँ मजबूत स्थिति है और मैं यहाँ जीत के 10 मार्च को जीत के विधानसभा जाऊँगा और बहन जी का आशीर्वाद को पूरा करूँगा। रंजीत जी, जैसे आपने बताया, आपने कैलकुलेशन जो जातिवाद धर्म के अकॉर्डिंग आपने अपना समीकरण बता दिया। ये बताइए इस बार बसपा के पास मुद्दा क्या है? मुद्दा बसपा तो मुद्दा बताती ही नहीं है। बहन जी जो काम करती हैं, तो आप मुद्दा रहित पब्लिक के आप जब कैंपेन कर रहे हैं तो क्या जनता के बीच क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं आप? मुद्दा हमारी बहन जी ने पहले ही कहा है कि ये कहा है कि इस बार मैं न वो बनाऊंगा, हाथी बनवाऊंगी, ना वो करूंगी, मैं केवल विकास पे जाऊंगी। और विकास उनका देखा गया है कि अम्बेडकर गांव थे या अम्बेडकर योजना हो या मानवर काशीराम शहरी गरीब आवास योजना हो, सारी योजनाएं उन्होंने, चिकित्सा सुविधा उन्होंने, आप कानपुर में देख रहे हो काशीराम ट्रामा सेंटर की जो अच्छी स्थिति का बना हुआ, आज वो बिल्कुल रो रहा है अपनी बदहाली पे। तो इसलिए वो चिकित्सा सुविधा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा, चिकित्सा, समझे, और रोजगार। तो बहन जी ने सबको रोजगार देती हैं और सबकी चिकित्सा सुविधा का ख्याल रखती और शिक्षा का ख्याल रखती है। लेकिन जैसे अगर आप इस समय बीजेपी की सरकार है और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी आप देख रहे हैं वेस्ट यूपी से जो कैंपेन चल रहा है, एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, राम मंदिर बन गया है, उनके पास बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए, स्टार कैंपेनर हैं, दंगों की बात कर रहे हैं कि हमने दंगा रहित प्रदेश बना दिया, हमने गुंडों को ख़त्म कर दिया। जहाँ इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आपके पास क्या मुद्दा है पब्लिक को बताने के लिए कि भाई हम क्या करेंगे, हम गुंडों का राज ख़त्म करेंगे, हम मंदिर जैसी चीज़ बनाएंगे, आपके पास क्या मुद्दा है? हमारे पास मुद्दा तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो बहन जी करती है वो तो हमने बताया आपको। अब हम खुद यहाँ क्षेत्र में आज इतने 5 टन से यहाँ ये विधायक जो मौजूदा है, इनके पिताजी विधायक होते थे, आज वो विधायक है, इसलिए क्षेत्र में कोई इरफान सोलंकी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। जो मौजूदा विधायक है। तो इस नाते क्षेत्र का विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई। बजबजाती नालियां हैं, टूटी सड़कें हैं, सारी कोई विकास नहीं हुआ। और ये नहीं कि हिंदू क्षेत्र में नहीं, मुस्लिम क्षेत्र में भी नहीं हुआ। तो सब लोग इनसे अब ऊब चुके हैं, इनको हटाना है। और वही रही बात उसकी लाइन आर्डर की, तो यहाँ लाइन आर्डर भी इस सरकार का ही लाइन आर्डर फेर रहा है। और तो इस नाते मुद्दे हमारे यही है कि विकास होएगा, रोजगार होएगा और लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी, शिक्षा दिया जाएगी। और मैं इसके लिए सदन में पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, मैं सड़क से लेके सदन तक बाकायदा लोगों के लिए प्रयास करूँगा, बिल्कुल करवा के रहूँगा। अब जैसे अगर हम आपके वर्तमान विधायक की बात करें, इरफान सोलंकी भाई, वो खुद मुस्लिम है, तो मुस्लिम का वोटर, उनके पास वोटर का आना एक लाजमी है। आपके पास ऐसी क्या ताकत, मुस्लिम आपको वोट क्यों देगा? क्योंकि मुस्लिम से मेरा अपना व्यक्तिगत व्यवहार है। मैं मुस्लिम मजलिस यूथ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ पहले। तो इस नाते किसी मुस्लिम संगठन में पहला हिंदू व्यक्ति हुआ था, तो इसलिए मुस्लिम हमसे जुड़ा हुआ है। और मुस्लिम इनके उत्पीड़न से अपना विकल्प ढूंढ रहा है, कोई वहाँ विकल्प मिल जाए। तो इरफान ने क्या उत्पीड़न कर दिया मुसलमानों का? मुसलमानों को वहाँ सबसे बड़ी समस्या रहने की आवाज़ समस्या होती मुस्लिम क्षेत्रों में। इरफान वहाँ पे मकानों को जबरदस्ती खाली करवाते हैं, जबरदस्ती वहाँ पे कब्जे करवाते हैं अपने गुंडों से, और जबरदस्ती वहाँ पे इसी बात की तो वहाँ रंगदारी वसूली होती, तो ये रंगदारी तक तो वहाँ रोक नहीं पाते। इसलिए इनसे लोग वहाँ मुस्लिम बहुत नाराज है। अच्छा, हम सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं। सीसामऊ मार्केट पास में काफ़ी ये व्यापारियों का भी इलाका है। सलील बिश्नोई, व्यापारियों के बीच में भी जो भाजपा उम्मीदवार हैं उनकी भी एक पकड़ है। तो आप जो ये व्यापारी वर्ग है उसको कैसे आप डील कर रहे हैं?
व्यापारी वर्ग तो ऑलरेडी यहाँ सलील बिश्नोई के साथ न व्यापारी है, कहने बोले व्यापारी हो तो आर नगर क्षेत्र से क्यों ये हारे होते, बराबर होते रहे। जब भाजपा का बूम नहीं होता रहे तब भी ये जीते, पिछली बार ये हारे। इसलिए व्यापारियों में, क्योंकि वो पब्लिक के बीच के रहने वाले नेता नहीं है, इसलिए उनको आर नगर ने वहाँ हरा के भेजा था। और सीसामऊ विधानसभा से भी लोगों ने इनको नकार दिया है और बिल्कुल ये बाहर हो चुके हैं। कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, वो यहाँ जीतने वाली स्थिति में नहीं है। तो बसपा व्यापारियों के लिए क्या बता रही है भाई? जैसे बीजेपी के पास तो अपने मुद्दे भी, बसपा क्या कह रही है? व्यापारी आप जब जा रहे हैं व्यापारियों के बीच, क्या आप करने वाले हैं व्यापारियों के लिए? भाई व्यापारियों को पहली बात तो रोजगार आज की तारीख में बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार ने ऐसी स्थितियां वहाँ की हैं जिससे रोजगार यहाँ नहीं रहा है। और यहाँ सीसामऊ बाजार भी, यहाँ व्यापारी बड़ा उत्पीड़ित होता है। जो ये अधिकारी लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हम कह रहे हैं फेल है, ये चाहे सेल टैक्स के हों लोग, चाहे जीएसटी के लोग हों, अधिकारी जिसको चाहते उसको उठा लेते और उसका चालान कर देते, ऊटपटांग चालान वसूली करते। तो बहन जी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी जब सरकार होती तो ये कोई मुद्दे नहीं रहते, लोग अपने आप शांत रहते, लोग व्यापार होता और व्यापार से काम किया करते हैं। तो आपको लग रहा है कि मायावती की सरकार आ रही है? बिल्कुल, अगली मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती 5वीं बार बनेंगी उत्तर प्रदेश की। लेकिन आप जो वोटर, देखिए आप कह रहे हैं, लेकिन जो एक फील्ड में जाने पे एहसास होता है कि भाई बसपा की हवा नहीं दिख रही। लेकिन लोग जो मायावती ने पिछले अपने कार्यकाल में या जो किया, सपा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, एक जो क्रेडिबिलिटी होती, लगता है कि पता नहीं चुनाव के मतदान जब हो जाएगा, रिजल्ट आने का, पता नहीं किसके साथ चली जाए, मायावती का भरोसा नहीं है, सपा के साथ चली जाए या बीजेपी के साथ चली जाए। तो ये जो इमेज बनी है, इसको कैसे आप काउंटर कर रहे हैं? नहीं तो इमेज क्या बनी, हर दल की यही स्थिति होती है। अगर हमारे पास सीटें कम हैं, या तो हम खरीद फरोख्त करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं या हम किसी के साथ वो करते हैं, तो वो ईमानदारी के साथ मिलती है। खरीद फरोख्त तोड़फोड़ वाला काम नहीं करती। जैसे जबरदस्ती ईडी का डर दिखा दो, सीबीआई का डर दिखा के और दिखा के उनको खरीद लो, तो ये काम बहन जी नहीं करती। ये कौन करता है? ये भारतीय जनता पार्टी करती। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के काम है कि वो लोगों को डरवा के उनके ऊपर वो करते, तुमको दिखा रहे मेरे पास 2 दानव हैं, इन दानव से उठा के तुमको जेल में भेज देंगे, आप मेरे साथ आ जाओ। तो मायावती लगता है इस समय ईडी और सीबीआई से ही डरी, ये 2 दानवों से डरी हुई है लगता है? नहीं बहन जी तो डरती है ही नहीं, क्यों उनके पास कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है अगर बहन जी के ऊपर हाथ डालेंगे तो इस प्रदेश के अंदर स्थितियाँ खराब हो जाएंगी। क्यों बहन जी की भारतीय जनता पार्टी या किसी से डरने वाली नहीं है, इसलिए वो शांत क्या अपना काम चल रहा है, उनका काम चल रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अभी चुनाव से पहले पूरे प्रदेश का दौरा किया और पूरे ब्राह्मण के आर वर्ग को उन्होंने एकजुट करके बसपा के साथ जोड़ा। लेकिन एक बात ये, सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किए, जगह जगह जाके ब्राह्मणों को एकजुट करने का प्रयास किया था। आप भी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, लेकिन एक वो भी समय था जबकि मायावती मनुवादी कह के इतना ज़्यादा प्रहार करती थी ब्राह्मण वर्ग पे। तो आप जब ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मणों के बीच में जाते हैं, आपको ये आरोप सहना नहीं पड़ता है? नहीं, मनुवादी लोग पहले हवा उड़ाते, तिलक तराजू और तलवार, ये हम कह रहे हैं। लेकिन ये कभी नहीं कहा, ना माननीय काशीराम साहब ने कहा, ना बहन जी ने। तो ये कहाँ से नारा है? कहा तो होगा जरूर उन्होंने। ये विपक्षी लोगों का, जो ये भारतीय जनता पार्टी है या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने ये नारे निकाले केवल ब्राह्मण वर्ग को काटने के लिए। बाकी किसी में उन्होंने न कभी ये कहा और न मनुवादी। तो मनुवादी की बात अगर होती तो रंजीत तिवारी टिकट क्यों देती वो? इसके पहले भी आदमी हमको पहले 2 बार टिकट दे चुकी, तो उनको ब्राह्मणों से गुरेज नहीं कोई ऐसा। मनुवादी वाली बातें तो केवल उड़ाई गई हैं, ये बातें कभी नहीं गई थी और जनता उनके साथ है। इन बातों में तो कभी दिमाग ही नहीं लगा। अब देखिए 2 बातें हैं। आपने कहा कि जो बीजेपी है वो ईडी और सीबीआई का करती है, और जो जिस तरह से मायावती ने अपने रिजिम में बनाए बड़े बड़े पार्क बनाए, और अभी आपने कहा कि अब वो हाथी नहीं बनवाएंगी, तो इसका मतलब मायावती जी डर गई कि हाथी बनाने में घोटाले का बहुत न घोटाला नहीं, हाथी बनते थे, विकास होता था। आप लखनऊ देखिए, गंधाया करता था, आज लखनऊ चमक रहा है, नोएडा चमक रहा है,
प्रदेश भर के हर गांव अंबेडकर गांव बने, अंबेडकर गांव में विकास हुआ, गांव गांव बिजली पहुंची, गांव गांव सड़कें बनी, गांव गांव लोगों को रोजगार मिले। इन सब कामों से रोजगार मिलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना किसी को रोजगार मिला है और ना कोई विकास हो रहा है। सारा विकास सरकार बनते इनके खत्म हो गया है। तो इसलिए वो ईडी और सीबीआई से नहीं डर रही हैं। वो विकास के लिए जनता उनको लेके आएगी और इस बार वो सरकार बनाएंगी। अब गठजोड़ की बात अलग है। अगर हमारे पास विधायक कम होंगे तो हम गठजोड़ करेंगे और नहीं होंगे कम तो हम पूर्ण बहुमत की 7 से 12 तय सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा जो समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव ढंग से ले जा रही है और अभी आप देख रहे हैं, इसीलिए बिहार में काबा शुरू हो रहा है, बिहार में बाबा शुरू हो रहा है, तो रोजगार का बड़ा मुद्दा है कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? क्या बहन जी ने अपनी सरकार में रोजगार देने के लिए गांव में सफाई कर्मियों की भर्ती जो कराई? अगर बसपा की सरकार बनती है तो यूपी के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके पास क्या योजना, क्या करने वाले हैं आप? जो योजनाएं ठप पड़ी, पहली बात तो हम इतने काम करवाएंगे, विकास कराएंगे, उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। और युवाओं के बाद में जो भर्तियां बंद कर रखी हैं, उत्तर प्रदेश में सारी भर्तियों पर रोक लगा हुआ है। और अगर करना भी है तो कहीं तो वो आउटसोर्सिंग या प्राइवेट सेक्टर में सब बेच रहे ये सरकार, तो ये चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी और लोगों को अपने आप रोजगार मिल जाएगा। जो भर्तियां खाली पड़ी हैं जगह, और हम विकास कराएंगे तो विकास में हर वर्ग को काम मिलता है। मतलब आप कह रहे हैं जो भर्तियों पर रोक लगी उनको शुरू किया जाएगा। ऐसे जैसे अखिलेश कह रहे हैं कि भाई अगर हम सत्ता में आते तो भर्तियों को खोलेंगे। अब देखिए सभी यही बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि अगर हम आएंगे तो हम एक भर्ती आयोग ही बना देंगे, जो बैन हुई भर्तियां उनको किया जाएगा। बसपा के पास क्या नीति है? ये लोग कहते हैं, करते नहीं हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में पहले अपने कह के आई थी, और समाजवादी पार्टी भी जब आई है तो उसने भी यही कहा। भर्ती निकालते थे अखिलेश जी, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे पिछली बार, भर्ती निकालते थे, कोर्ट में अपना ही आदमी भेज के और कोर्ट से स्टे करवा देते, भर्तियां रुक जाती थी। बहन जी की सरकार में भर्तियां चाहे पुलिस की हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे नगर निकाय की हो, कहीं की भर्तियां अगर निकाली उन्होंने, पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई और बगैर रिश्वत के भर्तियां हुई हैं। इस बात के लिए आप पब्लिक में पूछ सकते हैं। अच्छा, इस समय मैं चलते एक सवाल और रजीश जी, बड़ा मुद्दा है, गुंडा राज की बात होती है और एक समय तक मायावती गुंडा राज के खिलाफ बहुत एग्रेसिव रहती थी, इस समय वो शांत हैं। लेकिन जो बीजेपी के पास एक बड़ा टैगलाइन लेके चलते हैं कि हमने गुंडों को ख़त्म कर दिया। आपके पड़ोस में आपका ब्राह्मण जिसे कुछ लोग उठा रहे हैं मुद्दा, विकास यादव का, ऐसे गुंडों को ख़त्म कर दिया, माफियाओं को ख़त्म कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? गुंडे उन्होंने वो ख़त्म किए हैं जो उनको निपटाने थे, जिनको एक दिखाना था कि वो सो करना था। असली गुंडे तो खुद ही उनके साथ हैं। असली गुंडों ने तो खुद उनके यहाँ गुंडाई कर रखी हुई है। उन गुंडों को नहीं खत्म, बुलडोजर चला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फर्जी जमीनों पे बुलडोजर चला रहे हैं और फर्जी जमीनों बुलडोजर करा के दिखा रहे हैं कि हम गुंडे खत्म करें। गुंडे नहीं खत्म करें। बहन जी के शासन में गुंडा या तो मर जाता था या जेल जाता था या प्रदेश छोड़ के चला जाता था। नहीं तो जैसे आप मायावती ने किया था, राजा भैया के साथ किया था, आप देखिए विकास दुबे को उन्होंने एनकाउंटर कर खत्म कर दिया, तो वही तो एक बीजेपी के पास बड़ी ताकत है कि भी हमने गुंडों को खत्म कर दिया। गुंडे खत्म कहाँ किए? गुंडा ही तो बराबर, आप शाम रात में निकल जाइए शहर में, सड़क में या गांव में निकल जाइए, लूट लिए जाएंगे बराबर। आज भी लूटे जाएंगे और पुलिस को रिपोर्ट लिखाना जाएंगे तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी, क्योंकि लाइन आर्डर नहीं है। जब लाइन आर्डर नहीं होता तो गुंडाई बढ़ती और पुलिस खुद अराजकता इनकी करा रही। इनके अधिकारी उन चीज़ों से बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं। अधिकारी कोई इनका सुन नहीं रहा और गुंडे तो बहन जी की सरकार में अपने आप छोड़ के चले जाते हैं प्रदेश, या तो जेल जाएंगे या प्रदेश छोड़ जाएंगे। गुंडे नहीं रुकते हैं यहाँ कभी। चलिए, एक मैं आखिरी सवाल ले लेती हूँ कि जैसे अभी देखिए दिख नहीं रहा है, बसपा प्रचार में नहीं दिख रही, आप कह रहे हैं कि हमारा साइलेंट वोटर है वो जाके वोट करेगा, लेकिन आपने कहा कि अगर चुनाव के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो अलायंस करेंगे, तो दो पार्टियाँ दिख रही हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। क्या लगता है अब इस समय, आप पार्टी के अंदर की भी बातें जानते हैं, मायावती क्या रुझान है अगर चुनाव मतदान के परिणाम आने के बाद, कहाँ जा सकती है मायावती, बीजेपी के साथ कि सपा के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी से तो वो सरकमस्टांसेस बहन जी का वो था,
सरकमस्टांसेस था। बाकी अभी हम नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या निर्दलीय हमारे साथ आएंगे। अभी कुछ नहीं, अभी तो बहुमत की सरकार ही बना रहे हैं और जब स्थितियां आएंगी तब इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। बहन जी हमारी सोचेंगी, हम लोग सदन में होंगे, हम लोग बहन जी से बात करेंगे, क्या होता है उस हिसाब से काम किया जाए। चलिए चलते चलते आप अपने जो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं, आप एमसीडी न्यूज़ के माध्यम से बताइए। मैं उनसे अपील ये करता हूँ कि जो अभी तक इतने वर्षों से वो गलत लोगों को वोट देकर सदन में भेजते रहे हैं, उन लोगों को हटाएं। जो भी निष्पक्ष हो, हम मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, जो भी अच्छा काम करने वाला हो, तो शायद भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट अगर अच्छे काम कर रहा होता तो अपनी विधानसभा से ना हटाया जाता, और समाजवादी पार्टी का भी यहाँ है तो उसने इतनी अराजकता फैला रखी है, इतना कोई विकास कराया नहीं है, तो और कोई प्रत्याशी ऐसा है नहीं। क्षेत्र के व्यक्ति को जिताए जनता, जो क्षेत्र में उनके साथ रात दिन खड़ा हो और उनके काम सुख दुख में उनके काम करे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। जनता रजनीश जी को वोट क्यों दे? इसलिए कि मैं क्षेत्र का निवासी हूँ और उनके बीच में बचपन से अभी तक उन्होंने मेरे कामों को देखा है। मैं उनके लिए रात रात में काम कराए, ये आप जनता से पूछेंगे, जनता बताएगी कि वो रात दिन और निस्वार्थ उनकी मदद करता आया हूँ। और इस बार भी कह रहा हूँ, अगर वो हमको जिताते हैं तो उनकी उम्मीदों पे हम खड़े उतरेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये थे बसपा उम्मीदवार रजनीश तिवारी जो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा साइलेंट वोटर है, भले ही हम प्रचार में बहुत एग्रेसिव ना दिख रहे हो, लेकिन हमारा वोटर जानता है कि उसे कहाँ मतदान करना है। और तमाम जो मुद्दे हैं, देखिए आशंका लग रही है, जैसा कि एक आम जनमानस में भी विचार है कि अगर सीटें कम रही बसपा के साथ तो किसी न किसी के साथ जा सकते हैं, ऐसी आशंकाएं दिख रही। ये रजनीश तिवारी जी ने भी कहा है। लेकिन मायावती क्यों शांत है, ये कह रहे हैं कि हमारा साइलेंट वोटर है, शायद मायावती को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें देखने को मिलेगा 10 मार्च को कि जनता किसका साथ देती है। आप देखते रहिए एमसीडी न्यूज़।